जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 23 तक यानी कि 10 वर्ष तक बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद आया था बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है। अब इससे पहले जो भी गवर्नर जनरल रहे, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ या बेलेस्ली हुआ, इन लोगों ने साम्राज्य विस्तार किया कंपनी का। कंपनी पहले एक क्षेत्रीय शक्ति थी, बंगाल में ही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उसके क्षेत्र का विस्तार किया तो लॉर्ड बेलेस्ली ने किया। लॉर्ड बेलेस्ली ने किया, क्षेत्र विस्तार किया। उसके बाद क्षेत्र विस्तार किया तो सैनिकों का भी प्रभुत्व स्थापित, सैनिक भी बहुत सारे भर्ती किए, सैनिकों का प्रभुत्व स्थापित किया। और इसके बाद से एक क्षेत्रीय शक्ति को भारत की सर्वोच्च शक्ति में ला करके खड़ा कर दिया। कौन? लॉर्ड बेलेस्ली। अब लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया? इसने राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राजनीतिक सर्वोच्चता कंपनी के लिए किसने स्थापित की थी, तो नोट कर लीजिए, राजनीतिक सर्वोच्चता किसने स्थापित की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। अब राजनीतिक सर्वोच्चता एक कैसे स्थापित किया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, 1791 में ये ब्रिटेन के उच्च सदन, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये बोल रहा था। ठीक है। तो उच्च सदन में यह बोल रहा था। तो उस समय ये जो इससे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था, ठीक है। अब 1791 की ही बात लिया जाए तो यहाँ पर कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस समय टीपू के साथ उलझा हुआ था आंग्ल तृतीय मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। अब इसका भी यह आलोचना किया अपने भाषण में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बोलते हुए लॉर्ड हेस्टिंग ने इसकी भी आलोचना की कि टीपू सुल्तान के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस को नहीं उलझना चाहिए और साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध लड़ करके अगर आधे राज्यों को अपने तरफ हम कर लेते हैं और आधे राज्यों को दुश्मन बना लेते हैं तो यह भी उचित नहीं है। और यह मेरा कहना नहीं है, ये भी कहता था कि मेरा नहीं कहना है, ये पूर्व अधिकारियों का भी यही सोच था, यानी पहले जो डायरेक्टर थे उनकी भी यही सोच थी कि युद्ध में नहीं उलझना है, कंपनी के इनकम की तरफ ध्यान देना है। ठीक है। ये लॉर्ड हेस्टिंग बोल रहा था। उसके बाद में बेलेस्ली जो था, लॉर्ड बेलेस्ली, जो सहायक संधि के माध्यम से क्षेत्र विस्तार किया था, तो उसके क्षेत्र विस्तार की नीतियों का भी यह आलोचना करता था, यानी विस्तारवादी नीतियों का आलोचक था। ये विस्तारवादी नीति का आलोचक था। उसके बारे में शिकायत किया करता था। लेकिन ये नहीं जानता था कि मुझे इसी का, जिसका मैं खिलाफ हूं, वही चीज का सामना मुझे करना पड़ेगा। अब ये चाहता था कि भारत में, लॉर्ड हेस्टिंग चाहता था कि भारत में शांति और सुरक्षा स्थापित हो, और शांति सुरक्षा स्थापित हो। और उस समय जो अशांति सबसे ज़्यादा जो फैला रहे थे वो पिंडारी थे, अंग्रेजों की नज़र में मराठे थे। तो पिंडारियों का इसका टारगेट था, उद्देश्य था कि हम सबसे पहले पिंडारियों का दमन करेंगे, पिंडारियों का दमन। ठीक है। तो इस टाइप का यह सोचता था। ठीक है। दूसरा यह सोचता था कि मराठों को कंपनी की अधीनता स्वीकार करना, कंपनी की अधीनता स्वीकार करना, यानी कंपनी के अधीन लाना, स्वीकार करना। ठीक है। ये दो हो गया। उसके बाद से तीसरा था जो राजपूत राजा थे, राजपूत राजा। ठीक है। छोटी छोटी रियासतें जो थी, छोटी रियासतें, इनको भी कंपनी की अधीनता स्वीकार कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। अब जब यह बंगाल का गवर्नर जनरल बना, कब बना था? 1813 में। अब आते ही 1814 में इसे जिस चीज का विरोध करा था उसी का सामना करना पड़ा। मैं बताया, यहां पर इसे आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ना पड़ा। आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय में हुआ था। कब से कब हुआ था? 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी तक। अब आंग्ल नेपाल युद्ध क्यों हुआ? अब जो क्या बोलते हैं आपके नेपाल के राजा थे अमर सिंह थापा,
कौन था नेपाल का राजा? अमर सिंह थापा। ठीक है, तो अमर सिंह थापा थे। ये विस्तार कर रहा था अपना, ये विस्तार कर रहा था। अब जब आप देखेंगे मानचित्र, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मानचित्र मान लीजिए। अब इसमें क्या था कि ये नेपाल वाला क्षेत्र है, ये नेपाल वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इधर ये अमर सिंह थापा, यहाँ पर कौन सा था? अमर सिंह थापा, नेपाल का राजा। ये क्षेत्र विस्तार अपना करना चाह रहा था, और क्षेत्र विस्तार के लिए जब उत्तर की तरफ गया तो चाइना वालों ने रोक दिया। अब ये दक्षिण की तरफ फिर भागा, और दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो एक अवध की संधि हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के समय, और अवध की संधि के तहत इसको पूरा मिल गया था, आपके गंगा यमुना का द्वाब अंग्रेजों को मिल गया था, और ये पूरी यूपी वाला क्षेत्र, इधर वाला पूरा क्षेत्र मिल गया था। ठीक है, अब ये इधर की तरफ आया, दक्षिण की तरफ, और दक्षिण की तरफ आया तो यहाँ पर एक गोरखपुर जिला, कौन सा था? गोरखपुर, ये भी अंग्रेजों के अंदर था। ठीक है, यहाँ बस्ती, ठीक है, बस्ती भी अंग्रेजों के अधीन था। अब बस्ती के उत्तर साइड में एक बुटवन था, बुटवन जिला, या इसे बटवाल भी बोलते हैं, बटवाल। ठीक है, और एक पूरब में था ऐसे करके, ये सिंहराज था। कौन सा था? सिंहराज। इन दोनों को कब्जा कर लिया किसने? अमर सिंह थापा की सेना ने, यानी नेपाली सैनिकों ने इन दोनों जगहों को कब्जा कर लिया, बुटवन और सिंहराज जिला को। ठीक है, अब यह डायरेक्ट चैलेंज था किसके लिए? लॉर्ड हेस्टिंग के लिए, लॉर्ड हेस्टिंग के लिए। अब देखिए, क्योंकि इधर जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में तो पहले से ही लॉर्ड वेलेस्ली ने ही विस्तार, जो सहायक संधि के माध्यम से विस्तार किया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका एक ट्रिक भी है जिसको मैं बता चुका हूं। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी, जिसमें मैं एक तरीका बताया था आप लोगों को याद करने का कि HMT माने HMT अवध, HMT अवध पे बरार भोसले सिंधिया, भोसले सिंधिया। ठीक है, उसके बाद से जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, ये सब था इत्यादि। तो ये इस तरह से, एच का मतलब हैदराबाद, हैदराबाद पर पहले से ही अंग्रेजों ने सहायक संधि के माध्यम से ले लिया था। ठीक है, उसके बाद से ये एच हो गया। इधर HM मैसूर वाला क्षेत्र जो था M, और T ये तंजौर वाला क्षेत्र T, HMT अवध, ये वाला जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र था। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद से सिंधिया, क्या बोलते हैं, पेशवा, पेशवा पूना में था। ठीक है, पूना, पेशवा, तो ये सब विस्तार हो गया था पहले ही कंपनी का। ठीक है, बरार भोसले यहाँ पे नागपुर में था, कहाँ पे? नागपुर। ठीक है, उसके बाद सिंधिया था, फिर इस साइड में आ जाता था। ठीक है, और सिंधिया, सिंधिया यहाँ पे आ जाता था। ठीक है, सिंधिया आपके ग्वालियर का था, कहाँ का था? ग्वालियर। तो ये सब चीज़ें विस्तार पूरा कर चुके थे। अब ये उत्तर की तरफ ही जो था इनका, ये वाला क्षेत्र जो है ये नेपाल से टकरा रहा था। उत्तर में नेपाल तक बॉर्डर पहुंच चुका था अंग्रेजों का, और इधर दक्षिण की तरफ पूरा कब्जा कर ही चुके थे। अब यही आंग्ल नेपाल युद्ध का कारण बना कि अमर सिंह थापा भी अपना क्षेत्र विस्तार करना चाह रहा था, और उसने जो बुटवन या बटवाल जिला है और सिंहराज दोनों पर कब्जा कर लिया। अब इसकी सूचना जब लॉर्ड हेस्टिंग को मिली तो उसने कुछ अंग्रेजों को भेजा। ठीक है, कुछ अंग्रेज सैनिकों को अपने भेजा, और वो जा करके नॉर्मली यहाँ पे कब्जा कर लिए गए, और जाने के बाद से इनको ऐसे ही डांट डपट करके भगा दिए। और आर्म्स लिए हुए थे ये सीधे साधे नेपाली लोग, ये तुरंत चले गए किसके पास? अमर सिंह थापा के पास। और अमर सिंह थापा से जा करके इन लोगों ने बोला कि
वहाँ से हमें बुटवन और सिंहराज जिला से भगा दिया गया। बोले कौन भगाया, तो बोले कि वो बहुत लंबे लंबे थे, हम लोगों से लगभग डबल थे और बिलर अक्खा टाइप के थे, माने बिलार की तरह से उनकी आंखें थी। अब ये समझ गया कि ये अंग्रेजी होंगे। अब तुरंत सैनिक तैयारी करके और नेपालियों ने क्या किया कि फिर बुटवन जिला, जो बटवाल जिला बोल रहे हैं, बुटवन जिला पर के 3 अंग्रेज पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया। अब इसकी सूचना जब लॉर्ड हेस्टिंग को मिली तो लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया कि पूरी सैनिकों की तैयारी कर दी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग इसने पूरा सैनिकों को इकट्ठा किया और लगभग 34,000 सैनिक इकट्ठा किए। ठीक है, और इन्हीं का यह मुख्य सेनापति बन गया, मुख्य सेनापति बन गया। क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था, तभी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो डायरेक्टरों से कहा था कि हमें बंगाल के गवर्नर जनरल बनाने से पहले हमारी भी 2 शर्तें हैं। ठीक है, जिसमें हमें एक तो परिषद के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए और दूसरा जो है हमें सैनिक प्रभुत्व दिया जाए, सैनिक जो क्या बोलते हैं अधिकार हैं वो भी हमें दिया जाए। तो उसी समय से सैनिक अधिकार मिला हुआ था और इसी कारण से यह मुख्य सेनापति बन गया लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, 34,000 सेना लेकर के और मुख्य सेनापति बन गया। ठीक है, अब इनको ये नहीं मालूम था अंग्रेजों को कि जो नेपाली हैं, ठीक है, जिन्हें गोरखा कहा जाता है, ये किस टाइप के हैं, माने इनकी जो ताकत के बारे में अंदाजा नहीं था। अब ये जान रहे थे कि ये सब तो 1.5-2 फीट का 2.5 फीट का आदमी है, उनके लिए ये नज़र आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये कितने साहसी हैं। ठीक है, और कितने मेहनती टाइप के लोग हैं। क्योंकि पहाड़ों के लोग, आप देखेंगे जितने भी पहाड़ी लोग हैं, इनको उस समय, अभी तो थोड़ा साधन हो गया, लोग जा आ सकते हैं, बहुत सारे व्यवस्था हो गया। उस समय कोई साधन नहीं था। अगर मार्केट करना है तो उसके लिए भी इन्हें बहुत दूर तक पैदल आना पड़ता था। उसके बाद जंगलों में जब यह लकड़ियों के लिए जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जानवरों से इनका सामना करना पड़ता था। और ये जो अपना हथियार लिए रहते थे उसी से लड़ते थे, काटने के लिए जो लकड़ी। और उस वहाँ पे यही था कि मरने और जीने और मरने वाली, कि माने मार दो और नहीं तो मर ही जाओगे, जानवर ही आपको मार देगा। इनके जो गार्जियन थे वो भी समझाते थे कि पीछे मत हटना एकदम, अगर टकराव हो गया तो उसे मार देना, नहीं तो तुम्हें मार देगा। तो ये साहसी भी बहुत थे। अब वहाँ की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी थी कि इन्हें बहुत साहसी बना दिया था। प्लस ये इतना दूर पैदल चढ़ाई करते थे कि बहुत फिट थे। अब प्लेन के एरिया के लोगों को अगर कह दिया जाए कि चलिए आप पहाड़ों पे, तो क्या होता है, हम लोगों की जीभ बाहर आने लगती है, सांस तेज तेज लेने लगते, एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, बहुत बड़ा समस्या आ जाती है, एकदम दिक्कत में फंस जाते हैं, कैसे चढ़ा जाए। लेकिन इनके लिए कुछ भी नहीं, इनकी महिलाएं 50 kg ले करके कट्टा और चढ़ जाती है, इतनी हिम्मती होती हैं और मेहनती होती हैं। ठीक है, तो ये लोग मेहनत कश टाइप थे। और ये चीज़ अंग्रेजों को नहीं मालूम था। अंग्रेज सोचे है ऐसे ही है, जब हम पूरे भारत में, दक्षिण भारत, पूरा मध्य भारत, चारों तरफ तो हम विजय कर ही ले, किसी की हिम्मत तो हुई नहीं कि हमें रोक ले, तो ये क्या है। अब यही इनकी भूल थी। अब जैसे ही लॉर्ड हेस्टिंग ने 34,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और उसके बाद से इसने जो पंजाब में सतलज नदी, पंजाब में कौन सी, सतलज, और जो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी, ठीक है, कोसी के बीच, बिहार के शोक जिसे कोसी नदी, सतलज और कोसी नदी के बीच में 4 स्थानों से नेपालियों या गोरखों पर आक्रमण करने के लिए सोचा। अब पहला इसका जो दल था वो चला और उसका जो नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल, जिसका नाम था गिलिस्पाई, मेजर जनरल गिलिस्पाई। ठीक है, और गिलिस्पाई ने कलिंग दुर्ग जीतने की कोशिश की, कलिंग दुर्ग जीतने की कोशिश की, और इस दौरान ही यह मारा गया, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कलिंग दुर्ग में काल के गाल में समा गया और एक तरह से ये लोग हार गए अंग्रेज। फिर दूसरा इसने भेजा मार्टिडल को, इसके जगह पे मार्टिडल
मेजर मार्टिडल को भेजा गया और मार्टिडल ने जैतक दुर्ग, जो कि नेपालियों का दुर्ग था, जैतक दुर्ग, ठीक है, जैतक दुर्ग पर कब्जा करना चाहा और यहाँ भी इसे हार का सामना करना पड़ा। यानी 1814 और 15 में इन्हें हार की सामना करनी पड़ी स्टार्टिंग में। अब इसके बाद से इनको बहुत ही एक तरह से बेइज्जती फील हुआ, लेकिन ये थोड़ा भी घबराए नहीं और फिर साहस के साथ इसने क्या किया कि तीसरा जो दल भेजा तीसरे स्थान से वो करने के लिए, वो निकल्सन, मेजर निकल्सन को, ठीक है, जनरल निकल्सन, और प्लस एक और साथ में भेज दिया मेजर को, ठीक है, गार्डनर, यानी कि जनरल निकल्सन और जनरल गार्डनर को भेजा गया, ठीक है। ये दो लोग गए और जाने के बाद से ये लोग जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल वाला, तो यहाँ पर उत्तराखंड का वो कुमायूं रेंज में पड़ता है, कुमायूं रेंज यानी कुमायूं की पहाड़ियों में अल्मोड़ा नगर, अल्मोड़ा नगर, ठीक है, और अल्मोड़ा नगर को इन लोगों ने जीत लिया। इन लोगों ने अल्मोड़ा नगर को जीत लिया शायद अप्रैल 1815 में, ठीक है, अल्मोड़ा नगर को जीत लिए। अब दूसरा जो, फिर इसके बाद जो चौथे को भेजा गया वो आक्टर लोनी, मेजर जनरल आक्टर लोनी को भेजा गया और आक्टर लोनी ने इनकी राजा अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा जो कि नेपाल के राजा थे, अमर सिंह थापा से मलाओ नगर जीत लिया, मलाओ नगर जीत लिया। अब अमर सिंह थापा को यह फीलिंग होने लगा कि कहीं न कहीं ऐसा न हो कि यह लोग नेपाल को भी पूरे अपने कब्जे में ले लिए। अब इसने सहायक संधि की प्रस्ताव रखा, लेकिन अंग्रेजों की मांग इतनी ज़्यादा थी कि ये संधि हो नहीं पाई जो मांग कर रहा था। अब ये जो आक्टर लोनी और आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, इसने क्या किया कि मकवनपुर 1816 में इसने मकवनपुर को जीत लिया, मकवनपुर, ठीक है, मकवनपुर 1816 में जीत लिया। और इस दौरान ये क्या किया कि कुछ टुकड़ियाँ जो थी नेपाली सैनिकों की, ठीक है, गोरखों की, उनको मिला लिया अपने तरफ। अब ये जान गया था कि ये लोग बहुत ही ईमानदार और साहसी होते हैं, ठीक है, और मिला करके मकवनपुर को जब जीत लिया, फिर जब नेपालियों ने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा तो अब अंग्रेज भी इनके ताकत का रसास्वादन कर चुके थे और नेपालियों को भी इनके ताकत का अंदाजा लग चुका था। अब इन लोगों ने एक सहायक संधि की, ठीक है, जिसे सगौली की संधि बोला जाता है। नोट कर लीजिए, ये वाला नोट कर लीजिए। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं सगौली की संधि, ये नोट करिए, ठीक है। तो लिखिए आप लोग सगौली की संधि। कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि सगौली की संधि किसके किसके बीच में हुई थी। सगौली, सगौली की संधि ये किसके किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज और नेपालियों के बीच में, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग था बंगाल का गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस संधि में यह तय हुआ कि ये वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड वाला और हिमाचल वाला, यानी कुमायूं रेंज, गढ़वाल रेंज वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। और ये जो बॉर्डर दिख रहा है नेपाल वाला, यह सेम रहेगा। और नेपालियों ने क्या किया कि एक बॉर्डर लगा लिया और अपने राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने के लिए भी तैयार हो गए इस संधि के तहत। अब अंग्रेजों को बहुत कुछ तो नहीं मिला, लेकिन कुछ स्थान मिल गया इन्हें, जैसे शिमला, इस संधि के द्वारा शिमला मिला, ठीक है। उसके बाद से मंसूरी मिला, उसके बाद से रानीखेत और नैनीताल जैसे स्वास्थ्य वर्धक स्थान मिल गया,
ताल। ठीक है, अब ऐसे स्वास्थ्यवर्धक स्थान मिल गया, अब कोई भी इनको दिक्कत हो, कोई बीमारी होती थी तो यहाँ जाकर के ठीक हो जाते थे। और उसके बाद से ये था कि यहाँ से अब मध्य एशिया में घुसने का भी इन्हें रास्ता मिल गया कि ये मध्य एशिया में अब आराम से जा सकते हैं, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। ठीक है, और फिर एक साल बाद यानी कि 17 में इन लोगों ने जो ये सिक्किम दिख रहा है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, सिक्किम के राजा चोग्याल थे। कौन था? चोग्याल। और चोग्याल के साथ में संधि कर ली, और संधि के तहत बोला गया चोग्याल को कि तुम तीस्ता और मेची 2 नदियों के बीच में रहोगे और जो क्षेत्र है वो हमें मिल जाएगा। यानी कि इधर वाला क्षेत्र फिर इनको मिल गया, ये बाकी जो खाली क्षेत्र हैं जो कोसी नदी के इधर वाला क्षेत्र ये मिल गया, और इधर चोग्याल राजा से भी एक संधि हो गई 1817 में। तो ये तो हम लोग समझ गए आंग्ल नेपाल युद्ध। क्लियर हो गया? आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, अब इसके बाद से दूसरा जो इसका टारगेट था वो था पिंडारियों का दमन। नोट करिए, पिंडारियों का दमन। ठीक है, ये अब लॉर्ड हेस्टिंग का टारगेट था, पिंडारियों को समाप्त करना। अब पिंडारी के बारे में समझते हैं कि पिंडारी शब्द आया कहाँ से। तो यह अनुमान लगाया जाता है, माना जाता है कि जो मराठी भाषा के पिंड शब्द से आया है। ठीक है, पिंड। अब पिंड का मतलब होता है आसव, ठीक है, से खमीरा भी बोला जाता है, और इसे ही शराब बोला जाता है। ठीक है, शराब, ये माना जाता है कि यह एक प्रकार का शराब था, और इसे पीने वाले को पिंडारी कहा गया। इसका पहला प्रमाण इन लोगों का जो मिला 1689 में, जब मुगल सेना ने मराठों पर आक्रमण किया। ठीक है, यानी महाराष्ट्र पर जब आक्रमण किया तो उस समय यह प्रमाण मिलता है इनका, पिंडारियों का। उसके बाद से फिर जो पेशवा रहे, देखिए इस समय तक शिवाजी के वंशज थे। शिवाजी के वंशज से जब मुगल बादशाह क्या बोलते हैं आपके औरंगजेब की सेना कब आक्रमण की थे 1689 में। उसके बाद इनके जो मंत्री थे जिन्हें पेशवा कहा गया, पेशवा आ गए। पहला पेशवा 1813 से 20 तक रहा। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। अब इसके बारे में जब हम लोग मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको जानेंगे। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध ये सब जानेंगे, मराठों के बारे में तब पढ़ेंगे। और सिर्फ ऐसे आप लोग समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि उस समय बालाजी विश्वनाथ था। उसके बाद से फिर 1820 से लेकर के और 40 तक कौन रहा? 1820 से लेकर के 40 तक फिर बाजीराव प्रथम। ठीक है, ये अब इसके समय में पिंडारी अवैतनिक रूप से लड़ते थे इसकी सेना में, माने बिना पेमेंट का। सिर्फ इनका ये था जो लाभ था, लूटपाट करते थे, बहुत ज़्यादा लूटपाट करते थे। और जब आगे जाकर के इतना लूटपाट किसी का, जैसे किसी पर अटैक करते थे ना, तो इतना लूटपाट कर देते थे कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। और ये पता भी चलता था बाद में उस राज्य को, जिसके क्षेत्र को लूटते थे उसको बाद में दूसरे दिन पता चलता था सुबह होने पे कि हम लूट चुके हैं। कुछ भी नहीं छोड़ते थे, इतने बड़े लुटेरे थे। अब 1861 में जो पानीपत की तृतीय युद्ध हुई थी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पानीपत की तृतीय युद्ध। ठीक है, तो पानीपत की तृतीय युद्ध में ये लूटने के ही इरादे से गए थे कि खूब लूटेंगे, और ये नहीं जानते थे कि हम लूटा जाएंगे। जब इनको भी बुरी तरह से जब मराठे हार गए और लूटा गया, तो पिंडारी भाग करके आ करके और अब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में न जा करके ये मालवा वाले क्षेत्र में बस गए। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में इधर आ करके ये लोग बस गए। ठीक है, ये बोले कि जान लूटने के चक्कर में कहीं कहीं हम धोखा भी खा जाएंगे, लगता है कि जान ऐसे ही निकल जाएगा, तो मराठों के उतना नज़दीक भी नहीं रहना है। ठीक है, अब इनको डर हो गया था। अब ये मालवा यानी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में बस गए, मालवा में। अब बसने के बाद से फिर ये अपना कार्य तो ये जारी रखे। ठीक है, और जब लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 से 1805 तक था,
बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके समय में जब सहायक संधि के माध्यम से क्षेत्र विस्तार हो रहा था, तो जिससे भी वह सहायक संधि करता था तो उसके सैनिकों को अपदस्थ कर देता था और वो सैनिक बेरोजगार हो जाते थे। और जब बेरोजगार हो जाते थे तो वो इन्हीं के साथ मिल जाते थे, पिंडारियों के साथ। अब पिंडारियों को न तो कोई धर्म था कि एक धर्म के लोग थे और न ही किसी एक जाति के लोग थे, ये सिर्फ जुड़े हुए थे लूटपाट। जो भी लूटपाट करता था वो इनके साथ में था, पिंडारियों के। तो इनको क्या हुआ कि वो जो समय मिला, बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको क्षेत्र विस्तार करने का समय मिला, क्षेत्र भी विस्तार किए। और उसके बाद से क्योंकि इनको अब देखिए वेलेज़ली के आने से पहले 1794 में, ठीक है, 94-96 में ये सिंधिया ने इन्हें जो क्या बोलते हैं नर्मदा नदी के जो घाटी है इसमें कुछ स्थान दे दिया था, वहीं से विस्तार कर रहे थे अपना। अब प्लस इनको अब सैनिक भी मिल रहे थे, जैसे ही वेलेज़ली सहायक संधि करने लगा सैनिक भी खूब बढ़ गए। अब ये खुद मराठों को भी लूटने लगे, ठीक है, जो मराठे थे इन्हें भी लूटने का कार्य करने लगे। अब इससे सिंधिया भी इनसे दुखित था और भी जो मराठा सरदार थे ये भी दुखित थे। अब इसके बाद से इन लोगों ने क्या किया कि 1812 में, ठीक है, 1812 में जो अंग्रेजों का क्षेत्र था ये मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर और शाहाबाद ये दोनों जगहों को लूट लिए, ठीक है। और उसके बाद से 1815 में इन लोगों ने निज़ाम को लूटा, किसको, निज़ाम को। और फिर 1816 में इन लोगों ने उत्तरी सरकार के क्षेत्र को लूट लिए। अब उत्तरी सरकार क्षेत्र ये सब जो था किसके अधीन आता था, अंग्रेज़ों के अधीन आता था। अब अंग्रेज में और ऑलरेडी पहले से ही पिंडारियों का था कि हाँ ये लूटपाट करते हैं, अशांति फैलाते हैं, तो पहले से ही सोचा था लॉर्ड हेस्टिंग कि इन्हें बर्बाद करना है। अब इसके बाद से 16 में आप देखेंगे कि यह आंग्ल नेपाल युद्ध भी समाप्त हो चुकी थी और लॉर्ड हेस्टिंग ने इनका प्लानिंग बनाया कि इनको बर्बाद करना है, किनको, पिंडारियों को, ठीक है। अब पिंडारियों को बर्बाद करना है तो अंग्रेज क्या करते थे, जिसको भी बर्बाद करना है उसको उसके आसपास जो मजबूत राजा थे उनको पहले मिला लेते थे और उसको ऐसे ही इतना कमज़ोर कर देते थे कि वो ऐसे ही भयभीत हो जाता था, पहले ही उसके मनोबल डाउन कर देते थे। तो इसने क्या किया लॉर्ड हेस्टिंग ने कि अपने डायरेक्टरों से, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बीओसी के सदस्य जो थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले ही परमिशन ले लिया पिंडारियों पर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। दूसरा, सिंधिया से भी इसने सहायक संधि कि भाई आप हमारी सहायता करेंगे, उससे भी को भी मिला लिया। दूसरा, जो राजपूत राजा थे उनको मिला लिया और भोपाल के नवाब को भी मिला लिया। और इस तरह से मिला करके और इन पर आक्रमण किया। और उत्तरी जो अब इनके लिए देखिए अब दो था, एक तो इन्हें पिंडारियों को दमन करना था और दूसरा जो दमन करना था जो सरदार थे मराठे, इन्हें भी दमन करना था। ये चाहता था कि सिंधिया और इन दोनों को हम समाप्त कर दें, ठीक है। अब इसके लिए कुछ तो जो विद्वान थे अंग्रेज, इन लोगों ने भी इसे चढ़ाया बढ़ाया लड़ने के लिए और बोले कि ये तो अफगानी लुटेरों के साथ पिंडारी मिले हुए हैं, प्लस सिंधिया इनका नेता है, इस टाइप से भड़काए। और इसने क्या किया कि दोनों को बर्बाद करने के इरादा से लगभग 1,13,000 के करीब सैनिक इकट्ठा किया, ठीक है। और 300 तोपों को, तोपची को भी रखा और इस तरह से इन पर अटैक कर दिया। किन पे, पिंडारियों पे। और उत्तरी सेना का कमान अपने पास रखा, उत्तरी सेना का कमान अपने पास रखा और दक्षिणी सेना में हिस्लोप एक अंग्रेज था, ठीक है, तो उसको कमांडरी दिया। और इस तरह से इनको खदेड़ दिया। ये जो चंबल नदी है, ठीक है, चंबल नदी के इस साइड में, ठीक है, पश्चिम में खदेड़ दिया पिंडारियों को लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। और इनके पिंडारियों के जो प्रमुख नेता थे, 3 थे, एक चित्तू, ठीक है, दूसरा वसीम मुहम्मद, ठीक है, और तीसरा जो था करीम खा करियवा,
करीम खा करियवा, ठीक है। अब चित्तू भागा जंगल में तो इसे चीता ने खा गया, चीता खा गया। अब वसीम मोहम्मद को वसीम मोहम्मद ने क्या किया कि सिंधिया के साथ जाकर के मिला, सिंधिया के पास गया और सिंधिया ने इसे अंग्रेज़ों को दे दिया। अंग्रेज़ों ने इसे गाजीपुर जेल में बंद कर दिया, गाजीपुर जेल में, और वहीं पर ये आत्महत्या कर लिया। अब करीम खां जो था ये एक अधिकारी थे मेलकम, ठीक है, मेलकम से मिला और मेलकम से मिलने के बाद इसे गोरखपुर के पास जागीर दे दी गई, ठीक है। तो इस तरह से इनका दमन किया गया। लेकिन और दो क्वेश्चन जो बनता है वो मैं अभी छोड़ दिया था, उसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो होलकर थे और होलकर में एक मल्हार राव होलकर थे, मल्हार राव होलकर, ठीक है। अब ये क्या करते थे, जब पानीपत के युद्ध से आकर के मालवा में जब बसे थे तो उसके बाद सिंधिया के सेना के साथ भी लड़ते थे, जरूरत पड़ता था तो वहाँ सिंधिया शाही पिंडारी कहलाते थे। होलकर सेना के साथ लड़ते थे मिल करके तो होलकर शाही पिंडारी कहलाते थे। निजाम की सेना के साथ मिल करके काम करते थे तो निजाम शाही पिंडारी कहलाते थे, ठीक है। तो उस समय होलकर जो तो मल्हार राव होलकर, इसने क्या किया थे, मल्हार राव होलकर ने इन्हें पिंडारियों को सुनहला झंडा दिए थे, सुनहला झंडा, ठीक है। मल्हार राव होलकर ने क्या दिए थे, सुनहला झंडा। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सुनहला झंडा पिंडारियों को किसने प्रदान किया था, तो मल्हार राव होलकर ने। उसके बाद से जो मेलकम है, ठीक है, जो अंग्रेज था उसने इनको, जैसे मराठों को शिकारी कहता था, मराठों को शिकारी कहता था, तो इनको शिकारी कुत्ता, मराठों के साथ क्या बोला, शिकारी कुत्ता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि शिकारी कुत्ता किसने कहा था, तो मेलकम ने कहा था। क्लियर है। तो इस तरह से 1818 तक पिंडारियों का दमन कर दिया गया, पिंडारियों का दमन। इस तरह से पिंडारियों को, इनने पिंडारियों को शिकारी कुत्ता कहा था, किसने, लॉर्ड क्या बोलता है आपका, अंग्रेज मेलकम ने, और मराठों को शिकारी बोलता था, इनको शिकारी कुत्ता कहता था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इस तरह से 1818 तक आते आते मराठियों को, माने आपके पिंडारियों का दमन कर दिया गया, पिंडारियों का दमन कर दिया गया। तो पिंडारियों का अब हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो था मराठा, यानी मराठाओं के प्रति नीति। लिखिए मराठाओं की प्रति लॉर्ड हेस्टिंग की नीति क्या थी, ठीक है, तो इसको नोट करिए। नोट कर लीजिए, मराठों की प्रतिनीति, लॉर्ड हेस्टिंग की मराठों के प्रति नीति, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मराठा पेशवा थे, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय, ठीक है। और ये मानते थे कि जो सरदार हैं, पेशवा मानते थे कि जितने सरदार हैं हमारे अधीन में हैं, लेकिन सरदार ये मानते थे कि हम नाम मात्र के इनके अधीन हैं। वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, जिससे उनका भी बहुत ज़्यादा नाम था, बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार कर लिए थे। तो अब जो पेशवा थे, ठीक है, बाजीराव द्वितीय इस समय थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोट करिए कि पेशवा, ठीक है। अब पेशवा में ये कहाँ पर इनका राजधानी थी, पूना में, ठीक है, पूना में थी पेशवा का। उसके बाद से इनके अधीन जो सरदार थे नाम मात्र के, ठीक है, उसमें भोसले था, ठीक है। भोसले कहाँ पे था, नागपुर में, नागपुर में। उसके बाद से सिंधिया था, सिंधिया कहाँ पे था, ग्वालियर में, ग्वालियर, ठीक है। उसके बाद से फिर होलकर था, होलकर कहाँ पे था, ये इंदौर में था, इंदौर, ठीक है। और एक गायकवाड़ था, गायकवाड़ जो कि अंग्रेजों का पिछलग्गू था, ठीक है, चमचा था गायकवाड़। ये बड़ौदा, बड़ौदा का था। क्लियर है। अब
इसको था कि हमें इन्हीं को समाप्त करना है। लॉर्ड हेस्टिंग ये सोच रहा था कि इनको हमें समाप्त करना है। तो सबसे कमज़ोर इसमें था भोसले, ठीक है। और भोसले का जो इस समय 16 में इसका जो भोसले का जो शासक थे, ठीक है, यानी नेतृत्व करने वाले राजा, भोसले के जो राजा थे, ठीक है, राघव जी भोसले। अब राघव जी भोसले का उत्तराधिकारी जो था परशु था, ठीक है, और ये बहुत ही कमज़ोर था। परशु बहुत ही कमज़ोर था। अंग्रेज जान रहे थे कि सबसे कमज़ोर अभी कौन है, भोसले हैं, क्योंकि गायकवाड़ तो ये हमारा ही आदमी है, इसको तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब भोसले में परशु, और परशु के उत्तराधिकारी में 2 लोग थे, ठीक है। एक राजमाता बुक्का बाई, ठीक है, एक राजमाता कौन थी, बुक्का बाई थी, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति था, ठीक है, दूसरा व्यक्ति अप्पा साहिब, कौन थे, अप्पा साहिब, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग कि बुक्का भाई और अप्पा साहिब, तो 2 लोग थे, ठीक है, बुक्का भाई और अप्पा साहिब, ठीक है, अप्पा साहिब। अब ये अप्पा साहिब जो था ये चाहता था कि मैं परशु जी को अपदस्थ करके मैं खुद मराठा क्या बोलते हैं आपके भोसले का शासक, इसका राजा बन जाऊं, ठीक है। ये चाहता था कि मैं इसका राजा बन जाऊं, ठीक है। तो अब अप्पा साहिब जब चाह रहा था कि इसका राजा बन जाए, तो ये अंग्रेजों से चाहता था कि सहायता ले लिया जाए, अंग्रेजों से सहायता ले लिया जाए। और अंग्रेजों से इसने क्या कर लिया कि मिल करके और एक सहायक संधि किया, और परशु जी को अपदस्थ करके खुद राजा बन गया, ठीक है। और एक सहायक संधि किया, नागपुर की सहायक संधि। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि ये नागपुर की सहायक संधि किया था 17 मई 1816 को, 17 मई 1816, नागपुर की सहायक संधि 17 मई 1816, और इसके तहत यह तय हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे जो नागपुर में जो क्या बोलते हैं आपकी राजदूत, रेजिडेंट्स में जो अधिकारी थे, जो राजदूत एक तरह से, तो उन्होंने इससे प्रस्ताव रखा सहायक संधि का। ये तो चाह ही रहा था, सहायक संधि हुई और नागपुर में 6 पैदल सैनिकों की बटालियन अंग्रेजों की रख दी गई। उसके बाद से तोफखाने लग गए, घुड़सवार सैनिक रख दिए गए, ठीक है। अब बटालियन पे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा संदेह होता है कि बटालियन क्या है। तो बटालियन जो 1000 से ऊपर स्ट्रेंथ होता है सैनिकों का, उसे बटालियन बोलते हैं। यानी कि ज़्यादा जब सैनिक एक साथ रहते हैं एक जगह, तो उन्हें एक नाम दे दिया जाता है, ये बटालियन, एक संकेत दे दिया जाता है, तो उसे बटालियन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे रख करके नागपुर में पूरा इन लोगों ने नागपुर पर पूरा कब्जा कर लिया। और नागपुर अगर देखा जाए तो सामरिक दृष्टि, युद्ध की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस था। अब अंग्रेजों को इससे बहुत लाभ हुआ, जबकि मराठों को बहुत नुकसान हुआ, तो एक तो ये हो गया नागपुर की संधि। अब भोसले इसके तहत एकदम अपदस्थ हो गया। कौन? अप्पा साहिब जो राजा था भोसले, एक तरह से एकदम अपदस्थ हो गया, सिर्फ नाम मात्र का ही राजा रहा। अब इसके बाद से दूसरा जो था पेशवा पुन्ना का, ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको नोट करिए, पेशवा। अब पेशवा में क्या हुआ कि जो बसीन की संधि हुई थी, बसीन की संधि जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था 1802 में, ठीक है। बसीन के संधि के तहत यह तय हो गया था कि जो पेशवा के साथ हुई थी बसीन की संधि। अब इसमें क्या था कि अब अंग्रेज इनके तरफ ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहे थे, और ये जो टाइम था पेशवा के लिए भी, इसके बाद बहुत सारे टाइम थे। एक नॉर्मल संधि हुई थी, ठीक है, नॉर्मल संधि हुई थी, और इस समय पेशवा के पास बहुत ज़्यादा टाइम था। या मराठा जो संघ था इसके पास भी बहुत टाइम था। ये पांचों थे कि आपस में मिल करके एक बढ़िया संगठन बना करके अंग्रेजों से टकराया जाए,
लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ने में इस टाइम को बर्बाद कर दिए और धीरे धीरे अंग्रेजों ने इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया तो ये छटपटाने लगा। पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था ये अंग्रेजों के अधीन में छटपटा आ रहा था और ये चाह रहा था कि कैसे उससे बाहर आया जाए, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि 1812 में और 6 धाराओं वाली एक, इन लोगों ने क्या किया कि 6 धाराओं वाली आपके प्रतिज्ञा पत्र, 6 धाराओं वाली एक प्रतिज्ञा पत्र पर साइन करा लिए। और इस प्रतिज्ञा पत्र पर साइन करने का मतलब था कि ये पेशवा का इधर वाला जो छोटे छोटे रियासतें थी ये सभी स्वतंत्र हो गई, इससे सभी स्वतंत्र हो गई। अब इसको इधर से टैक्स मिलता था, ये टैक्स मिलना बंद हो गया। अब इसने बड़ौदा ये जो गायकवाड़ है बड़ौदा वाला, इसको बोला कि तुम्हारे पास हमारा 1 करोड़ के करीब टैक्स बकाया है, उसको वापस कर दो। अब ये तो अंग्रेजों का पेट लघु था, ठीक है, अंग्रेजों के ही अधीन सब कार्य कर रहा था, उनके इशारे पे। अंग्रेजों ने कहा कि तुम उल्टा पैसा मांगो और इसने क्या किया कि उल्टा पैसा मांग दिया। किसके साथ, किससे? पेशवा से। अब पेशवा से उल्टा पैसा मांगा और फिर अपना अंग्रेजों के ही इशारे पे अपना एक राजदूत इसने भेज दिया, ठीक है, बड़ौदा का गायकवाड़ ने गंगाधर शास्त्री को भेज दिया कि तुम जाओ पेशवा के दरबार में। अब पेशवा के दरबार में जब यह पूना में पहुंचा, बातचीत हो गई और बातचीत करके जब यह वापस आ रहा था तो यहाँ पर देखिए पेशवा से बीच में इधर नासिक पड़ता है। कौन सा? नासिक। और नासिक में ही नासिक में जो पेशवा का मंत्री था त्रयंबक जी, इसने अपने लोगों से इसको मरवा दिया। किसको मरवा दिया? गंगाधर शास्त्री को, जो कि गायकवाड़ का राजदूत के रूप में गया था पेशवा के दरबार में। अब मरवाने के बाद से अंग्रेजों ने पेशवा से यह कहना शुरू कर दिया कि त्रयंबक जी को हमारे अधीन कर दो, इसको हमें दे दो। और पेशवा ने इसे पकड़ करके अंग्रेजों को अधीन दे दिया, अंग्रेजों के अधीन दे दिया। और यह इसको थाने जेल में ले जाकर के अंग्रेजों ने बंद कर दिया। वहाँ से यह भाग करके निकल गया तो दोबारा अब ये भी खाली हो चुका था। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग, क्योंकि आंग्ल नेपाली 16 में समाप्त हो गई थी और उसके बाद की घटना थी दिसंबर की 16 की घटना थी। अब इसके बाद से त्रयंबक जी को दोबारा बोला कि वहाँ के जो क्या बोलते हैं आपके जो रेजिडेंट्स थे पूना में जो बैठते थे, ठीक है, तो पूना के रेजिडेंट को कहा गया कि आप अब इनसे ये डिमांड करिए, ठीक है, कि त्रयंबक जी को दे दें, ठीक है। इस समय एल्फिस्टन था। कौन था? एल्फिस्टन। तो एल्फिस्टन को बोला गया कि तुम कहो कि 1 महीना के अंदर पेशवा त्रयंबक जी को अंग्रेजों को सौंप दे दोबारा, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो, ठीक है। अब ये अभी सोच ही रहा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय सोच ही रहा था कि क्या करें। और तब तक अहमदाबाद, ठीक है, यानी कि गुजरात में अहमदाबाद, फिर मुंबई और फिर हैदराबाद में सैनिकों को तैयार कर दिया गया। और एक स्मिथ हैं, अंग्रेज स्मिथ ने क्या किया कि पूना को चारों तरफ से घेर लिया। और घेरने के बाद से ये एक कहा जाए तो बहुत ही शर्मनाक संधि करने पर तैयार हो गया पेशवा। अब पेशवा ने एक संधि कर ली और संधि में जो शर्तें रखी गई उसको भी नोट कर लीजिए। पहला जो शर्त था कि जो मराठों का संघ था वो संघ समाप्त कर दिया जाएगा। क्या था? मराठा संघ समाप्त हो गया। इसके तहत मराठा संघ, ठीक है, नोट कर लीजिए, मराठा संघ समाप्त हो गया, संघ समाप्त हो गया। मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। और दूसरा जो था, इसने पेशवा ने अंग्रेज रेजिडेंट के द्वारा ही किसी अन्य शक्ति से संबंध रखेगा, यानी कि अब पेशवा जो है अंग्रेज रेजिडेंट के माध्यम से ही
अंग्रेज रेजिडेंट के माध्यम से संपर्क रखेगा, ठीक है, रेजिडेंट के माध्यम से ही किसी भी बाहरी शक्ति से संपर्क रखेगा, डायरेक्ट संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है। ये सहायक संधि का दूसरा था। एक तो पहला मराठा संघ समाप्त, दूसरा अंग्रेज रेजिडेंट्स के माध्यम से ही जो पेशवा है वह संपर्क स्थापित करेगा दूसरी शक्तियों के साथ, ठीक है। उसके बाद तीसरा था कि पेशवा ने जो गायकवाड़ से टैक्स लेता था उस टैक्स को बोला कि अब हम नहीं लेंगे, ठीक है, गायकवाड़ से टैक्स के लिए ही तो ये सब हुआ, टैक्स हम नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है पेशवा ने अहमदनगर के दुर्ग और बुंदेलखंड तथा मलावा, ठीक है, अहमदनगर दुर्ग लिख लीजिए, बुंदेलखंड और मलावा, ठीक है, अहमदनगर दुर्ग, बुंदेलखंड और मलावा, ठीक है। अब इन सबको बोला कि इस पर अधिकार के लिए अंग्रेजी कंपनी को दे दिया कि आप अधिकार कर सकते हैं। तो ये एक तो संधि के तहत अब ये तय हुआ, ठीक है। उसके बाद से यह भी तय किया गया, पेशवा ने यह भी स्वीकार किया कि अगर कंपनी चाहे तो पूना में अपनी सेना रख सकती है, कंपनी अगर चाहे तो पूना में अपनी सेना रख सकती है। तो ये हो गया कि इसके साथ जो पेशवा के साथ संधि हुई उसके उसके तहत यह तय हो गया, ठीक है। अब पेशवा के साथ संधि कब हुई? 17 मई 1816 को तो बोला गया था, उसके लिए क्या बोलते हैं आपका 17 मई 1817 को तो एल्फिस्टन को कहा गया था, ये तो नागपुर वाला है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं पेशवा का, ठीक है। तो 17 मई 1817 को एल्फिस्टन को कहा गया था कि तुम बात करो, ठीक है, पेशवा से। और उसके बाद से जो संधि की गई वह 13 जून 1817 को की गई, 13 जून 1817 को की गई, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। अब पेशवा के साथ, अब सिंधिया के साथ अब देखते हैं सिंधिया का। तो इसको आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए अब सिंधिया के साथ संधि, सिंधिया के साथ संधि। सिंधिया के साथ संधि, देखिए सिंधिया के साथ संधि, इसको आप नोट कर लीजिए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग ने खुद एक विशाल सेना तैयार किया, एक बहुत बड़ी सेना तैयार किया, ठीक है। और तैयार करके आ गया कहाँ पे? कानपुर। और कानपुर में आने के बाद से यहाँ से फिर मैसेज दिलवाया किसको? सिंधिया को, कि ताकि सहायक संधि कर लो और नहीं तो युद्ध। अब ये सोच रहा था और सोचने के बाद ये देखा कि सहायक संधि ही करना सही है, तो इसने क्या किया कि 5 नवंबर 1817 को एक सहायक संधि कर ली, ठीक है, एक सहायक संधि कर ली। और ये भी सहायक संधि, जो भी सहायक संधि अंग्रेज करते थे किसी को डरा करके, तो अपने पक्ष में ही सहायक संधियां करते थे, ठीक है। तो ये सहायक संधि हो गई। और सहायक संधि में तय हो गया कि जो सिंधिया है, अगर जरूरत पड़ेगा पिंडारियों के खिलाफ जो अंग्रेज आक्रमण करेंगे तो उन्हें 5000 सैनिक सहायता देने का वचन ले लिया। पहला 5000 सैनिक सहायता देने का वचन ले लिया, ठीक है। उसके बाद से दूसरा इसने बोला कि हम अपनी सेना नहीं बढ़ाएंगे। सिंधिया क्या बोला कि हम अपनी सेना नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। और सेना नहीं बढ़ाएंगे, अब सेना नहीं बढ़ाएगा तो कैसे लड़ेगा अंग्रेजों से? अंग्रेज यही तो चाह रहे थे कि आप सेना ना बढ़ाएं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के लिए सोचे, तो इस टाइप का था। और उसके बाद से इसने असीरगढ़ और हिंदिया, दो दुर्ग थे इसके अंदर, सिंधिया के अंदर, असीरगढ़ और हिंदिया, ठीक है। अब इन पर जो बोला कि यहाँ भी
जो पिंडारियों पे अंग्रेज आक्रमण करेंगे तो अपनी सेना रख सकते हैं। बाद में अंग्रेजों ने कहा कि यहाँ पे हम अपनी सेना रखेंगे, बाद में तुम्हें वापस दे देंगे। उसके बाद बोले कि पिंडारियों का जो दमन करेंगे, तो दमन करेंगे जो करने के बाद उसका जो क्षेत्र है मिलेगा, तो पहले जिसका था उनको दे दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंधिया के साथ संधि तय हो गई। ठीक है, अब संधि जब तय हो गई सिंधिया के साथ, तो अब ये पूरे जो मराठे हैं छटपटा रहे थे कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए, इसलिए कि पेशवा भी अधीनता स्वीकार कर लिया, संघ भी समाप्त हो गया। अब मराठों का एक तरह से वजूद खत्म होने लगा। अब इस तरह से पेशवा के ही अधीनता में पूरे मराठों ने क्या किया, एक माने बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके जो पूना था, पूना के रेजिडेंसी जो थी उसे लूट लिया अंग्रेजों का। पूना क्या रेजिडेंसी, ठीक है, यानी कि पूना को लूट लिया, पूना पर अटैक करके पूना को जला दिया गया, जला दिया गया। ठीक है, अब यह अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब पूना को जला दिए तो उन लोगों ने भी अपना सैनिकों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद से इसे किरकी के स्थान पर मात दे दिए। इस सेना को, पेशवा की जो सेना थी, किरकी के स्थान पर इन्हें हरा दिया गया। अब पेशवा भागने लगा इधर से उधर। ठीक है, और फिर कोरेगांव में कई जगह हरा दिया गया इसको। उसके बाद से इसको हरा दिया गया, और हराने के बाद से फिर जो नागपुर के अप्पा साहिब था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अप्पा साहिब जो अंग्रेजों से संधि कर ली थी नागपुर का, अप्पा साहिब भी अब थोड़ा सा इसको भी लगने लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। अभी तक तो यह डर करके अपमानजनक संधि कर ही लिया था, अब अप्पा साहिब भी तैयारी करने लगा, और अप्पा साहिब को भी इन लोगों ने हरा दिया। ठीक है, अप्पा साहिब को भी इन लोगों ने 26 नवंबर 1817 को इन लोगों ने क्या किया, सीताबर्डी के स्थान पर हरा दिया। ठीक है, सीताबर्डी के स्थान पर किसको हरा दिया, जो अप्पा साहिब भोसले था, अप्पा साहिब भोसले, इसको भी हरा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद से फिर जो क्या बोलते हैं आपका होलकर था। ठीक है, होलकर ही अभी वो नहीं मान रहा था, और होलकर ने भी अपनी सेना को तैयार करके ले गया, और इसे भी महीदपुर, ठीक है, महीदपुर के स्थान पर 21/12/1817 को हरा दिया गया। महीदपुर के स्थान पर होलकर को हरा दिया गया, और इनको हराने के बाद से इनके जो क्षेत्र थे, सिर्फ इनका जो मुख्य स्थान था जहां रहते थे उसको छोड़ करके पूरा क्षेत्र लगभग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला दिया गया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला दिया गया। अब जो लॉर्ड हेस्टिंग था यह सोचने लगा कि पेशवाओं के साथ जो प्रमुख हैं, इनका इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पेशवा के साथ व्यवहार किया गया कि इसका जो बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है, इनको कानपुर में बिठूर नामक स्थान पर 18 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर के बैठा दिया गया। और दूसरा जो था शिवाजी के वंशज था एक, ठीक है, शिवाजी के वंशज का एक राजा था, और इसको, उस राजा को फिर बैठा दिया गया गद्दी पर, शिवाजी के वंशज का प्रताप सिंह को। किसको? प्रताप सिंह को फिर जो मराठा शक्ति थी इसका एक तरह से अब हेड बना दिया, ये भी नाम मात्र का ही था। ठीक है, और इसे बैठा दिया गया। ठीक है, शेष, और जो शेष स्थान था, ठीक है, शेष स्थान था वो इन लोगों ने अपने पास रख लिया। ठीक है, अपने पास रख लिया। तो इस तरह से पूरा अगर देखा जाए तो मराठों का समापन हो गया। अब इनको छोटा सा स्थान प्रताप सिंह को भी एक जगह पे बैठा दिया गया, और बैठाने के बाद से पूरे को अपने अधीन कर लिया गया। ठीक है, नाम मात्र के अब शासक रह गए, और इस तरह से मराठाओं को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब एक तरह से कंपनी सर्वोच्चता की तरफ, राजनीतिक सर्वोच्चता जो मैं बोला था, कब ये इधर बढ़ने लगी। ठीक है, अब इसके बाद से राजपूत राजा,
राजपूत राजाओं के साथ संबंध। अब देखिए राजपूत राजाओं के साथ जो संबंध था, ये जब सिंधिया के साथ सहायक संधि अंग्रेजों ने की थी, तो उसी समय सिंधिया ने यह तय किया था कि जो आपके क्या बोलते हैं राजपूत राजा हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अब राजपूत राजा जबकि चाह रहे थे कि हम भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लें, लेकिन कोई भी अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो कोई भी इधर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लॉर्ड हेस्टिंग ने ध्यान दिया और इसने इनके साथ भी सहायक संधि कर ली। और इस तरह से देखा जाए तो लगभग उत्तर में सिंध और पंजाब वाला क्षेत्र छोड़ करके पूरे भारत को इसने अपने में मिला लिया। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, तो ये रहा। और उसके बाद से अब मुगल सम्राट से व्यवहार। अब मुगल सम्राट के साथ इसका व्यवहार क्या था, तो लिख लीजिए मुगल सम्राट के साथ व्यवहार। अब सुन लीजिए बस, साथ व्यवहार मैं समझा देता हूं। अब क्या हुआ कि मुगल जो थे अभी तक बेशक मिट चुके थे, इनकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ये अपने को राजा ही मानते थे। जो अंग्रेज जितने भी गवर्नर जनरल आते थे, अगर कोई पत्र व्यवहार इनके साथ करते थे तो एक अर्जीदाता की तरह से, माने अर्जी प्रार्थी की तरह से करते थे। जो प्रार्थी प्रार्थना पत्र लिखता है ना, वैसे प्रार्थना पत्र लिखते थे। और जो इस समय अकबर द्वितीय था, तो अकबर द्वितीय या जो भी मुगल बादशाह रहता था, वो इनको अपना प्रिय पुत्र बोलता था। प्लस इनके जो सिक्के थे उस पर भी सेवक की तरह से ऐसे भातृ करके लिखा हुआ रहता था। तो इस टाइप का था। अब ये चाहता था कि मैं बराबरी में मिलूं, इनसे बराबरी में मिलूं, लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने जब इधर गया, किधर? मुगल जो दरबार की तरफ, दिल्ली की तरफ या घूमने के लिए गया, तो उधर वह मिलना चाहा कौन? मुगल बादशाह। तो ये मिलने से मना कर दिया, बोला कि मिलूंगा तो मैं बराबरी के तौर पे मिलूंगा। ठीक है, लेकिन उस समय तो नहीं हो पाया कुछ। बाद में जो इसके बाद वाला जो शासक आया, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद जो शासक आया एमहर्स्ट, उसने अकबर द्वितीय के साथ बराबरी स्तर पर मिला था, बराबरी स्तर पर मिला था। ठीक है, क्योंकि अब पहले उंगली उठाते थे तो ये लोग अंग्रेज जो गवर्नर जनरल थे खड़े हो जाते थे, अपने कुर्सी छोड़ करके इनके आने से ही खड़े हो जाते थे। अब इसको यह अपमान समझते थे, क्योंकि अब यह देख रहे थे कि पूरे भारत में हमारा अधिकार हो गया और फिर भी नाम मात्र के लिए इसकी अधीनता हम क्यों माने। तो इस तरह से ये मुगल जो सम्राट थे उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, अब उसके बाद से हेस्टिंग का प्रशासनिक सुधार, लिख लीजिए हेस्टिंग का प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक। अब हेस्टिंग क्या किया? यह प्रशासनिक सुधार करना चाह रहा था, और जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही एक पद का सृजन हुआ था, न्यायाधीश। तो ये चाह रहा था कि न्यायाधीश अब प्लस कलेक्टर, कलेक्टर ही न्यायाधीश का भी कार्य देखे। तो इस टाइप का चेंजिंग किया। उसके बाद से इसी के समय में जो भूमि का था कि टैक्स की व्यवस्था किस टाइप से किया जाए, किसके साथ कैसा व्यवस्था किया जाए, तो उसका भी व्यवस्था किया गया। ठीक है, उसकी भी व्यवस्था की गई। जैसे कि बंगाल में, ठीक है, टेनेंसी एक्ट लाया गया, टेनेंसी एक्ट इसी के समय में, बंगाल टेनेंसी एक्ट। इसमें था कि जो रैयत थे, जो किसान थे, ठीक है, किसानों के साथ तय कर दिया गया था कि किसान जो है अपना अगर कर देते रहेंगे तो उनका जो ज़मीन है ये सब छीना नहीं जाएगा। ठीक है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम जिसे बोला जाता है, टेनेंसी एक्ट, इसमें यह निश्चित कर दिया गया कि ये अपना अगर निश्चित कर देते रहेंगे तो इन्हें विस्थापित कहीं नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कोई भी कर बढ़ाया नहीं जाएगा, इस टाइप का किया गया। और एक जो एल्फिस्टन था, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में था, यहाँ पर इसने क्या किया कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, महाराष्ट्र में क्या था? एल्फिस्टन, महलवाड़ी प्लस रैयतवाड़ी का सम्मिश्रण रखा। देखिए ये बंगाल में टेनेंसी एक्ट, जिसमें ये हुआ कि जो किसानों के साथ जो टैक्स लिया जा रहा है वही लिया जाएगा,
ठीक है, किसी प्रकार का पढ़ाया नहीं जाएगा अगर ठीक ठाक रहे तो। और दूसरा जो महाराष्ट्र में हुआ महलवाड़ी प्लस रैयतवाड़ी, ठीक है। महलवाड़ी मीन्स जो नगर थे या मान लीजिए कि जहाँ खेती होती थी, जो गांव को ही मोहल्ला जो बोलते हैं ना, बहुत से लोग एक साथ मिल करके जो खेती करते थे प्लस किसान, ये दोनों एक साथ चलाया गया, ठीक है। और इसके बाद से महाराष्ट्र में ये चला गया, बंगाल में टेनेंसी एक्ट आया और बच गया कौन सा, मद्रास, ठीक है। तो मद्रास में क्या किया गया, वहां पे टॉमस मुनरो थे, ठीक है। टॉमस मुनरो गवर्नर थे, टॉमस मुनरो, ठीक है। और टॉमस मुनरो ने यहां पर जो व्यवस्था किया किसानों से टैक्स लेने का, ठीक है, यानी यहां पर किसानों को ही स्वामी माना गया। किसको माना गया, किसानों को ही स्वामी माना गया, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में चलाएगा। तो ये रहा लॉर्ड हेस्टिंग का, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में ये सब व्यवस्था था। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। पहला आंग्ल नेपाल युद्ध, जो 14 से लेकर के 16 तक चला था, ठीक है। उसके बाद पिंडारियों का दमन, जिसमें 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो जो मेलकम ने इन्हें शिकारी कुत्ता कहा था, प्लस मल्हार और होलकर ने एक सुनहला झंडा दिया था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद से फिर हम लोगों ने मराठों के बारे में पढ़ा। मराठों में पेशवा के साथ संधि जो हुई, और उसके बाद से फिर भोसले, सबसे पहले तो भोसले ही शिकार बना, नागपुर वाला वही कमजोर था, भोसले के साथ संधि की गई। उसके बाद पेशवा के साथ संधि की गई, उसके बाद सिंधिया के साथ, और गायकवाड़ तो ऑलरेडी इन्हीं के पिछलगू था ही, फिर लास्ट में होलकर के साथ भी सहायक संधि कर ली गई, और इनके पूरे जो क्षेत्र थे उसको अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया गया। उसके बाद से फिर ये जो एक मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह के साथ ये बराबरी से मिलना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद से फिर हमने जो बंदोबस्त था कृषि से रिलेटेड कि मैंने किसान जो कृषि से रिलेटेड टैक्स कैसे लिया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने बंगाल में देखा, टेनेंसी एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद से फिर मद्रास में रैयतों के साथ, जो किसानों के साथ समझौता किया गया, किसान ही मालिक होंगे जमीन का, ठीक है। उसके बाद मुंबई में महलवाड़ी और रैयतवाड़ी दोनों व्यवस्थाएं थी। तो ये तो था लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। अब लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में जो पढ़ लिए, इसके बाद से एक आया था एडम्स, ठीक है। ये गवर्नर जनरल बंगाल का बना था, अस्थायी था ये, इसके जगह पे इस तरह से टेम्पररी बेस पे रखा गया था। ये 1823 में ही अस्थापन्य गवर्नर जिसे बोला जाता था। और उसके बाद एमहर्स्ट, नोट करिए एमहर्स्ट, जो कि 1823 से लेकर के और 28 तक रहा, 1823 से लेकर के 28 तक, ठीक है। तो लिख लीजिए एमहर्स्ट। और एमहर्स्ट के समय में क्या हुआ था कि इसके समय में जो प्रमुख घटना हुई थी वो आंग्ल बर्मा युद्ध हुई थी, बर्मा युद्ध, ठीक है। 1824 से लेकर के और 26 तक चली थी आंग्ल बर्मा युद्ध। और इसी के समय में आप देखेंगे तो आंग्ल बर्मा युद्ध हुई, ठीक है। और 1824 में बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बैरकपुर छावनी जो बंगाल में है, वहां पे सैनिकों ने विरोध कर दिया, क्योंकि इन्हें बर्मा में युद्ध के लिए भेजा जा रहा था भारतीय सैनिकों को। ये मानते थे कि समुद्र पार जाना हमारे धर्म के खिलाफ है, ठीक है। तो ये हुआ, सैनिक विद्रोह कर दिया गया, खैर बाद में दबा दिया गया इसके द्वारा, ठीक है। और बर्मा युद्ध समाप्त कर दिया गया। और यही जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एमहर्स्ट, ठीक है, ये मुगल जो शासक थे, मुगल शासक जो अकबर द्वितीय थे 1827 में, अकबर द्वितीय नोट कर लीजिए, अकबर द्वितीय के साथ, ये कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, अकबर द्वितीय के साथ 1827 में बराबरी के स्तर पर मिला था, बराबरी के स्तर पर मिला था, ठीक है। तो ये एमहर्स्ट तक हम पढ़ लिए। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।